वेलकम टू जीएस मंत्रा। आइए, हम लोग ने अभी पिछले क्लास में देखा था कि आधुनिक भारत, ये 40 नंबर लेसन पढ़ चुके थे, उत्तर मुगल सम्राट। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसका मैं प्रॉपर प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देखें और अपना अच्छा रिव्यू दें। और कमेंट, नया नया यूट्यूब है, कमेंट भी ठीक ठाक मिल जा रहा है। थैंक यू। आज से शुरू करते हैं लेसन 41 लुसेंट का आधुनिक भारत। ठीक है। 17 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के उत्तर माला आंतरिक होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकाट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो आपको ये आंसर याद रखना होगा। 1498 में 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ठीक है। कालीकट बंदरगाह पहुंचा है। पूछता है कि सबसे पहले इंडिया के किस स्थान पे वास्को डी गामा जी पहुंचे थे? इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। आइए, वहां पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। बहुत लोग कह देते हैं कि भारत की खोज किसने किया? भारत भूला हुआ नहीं था, भारत का खोज नहीं किया गया। भारत का रास्ता जो समुद्री मार्ग से जुड़ा होकर जो यूरोप को जोड़ता है, भारत और यूरोप को जोड़ता है, वो रास्ता खोजा है कौन? तो वास्को डी गामा। भारत को नहीं खोजा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। बात सुनिएगा यहाँ गौर से। 1498 में पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है। और 1498 में वो सबसे पहले इंडिया के कालीकट स्थान पर पहुंचा। दूसरा नंबर कि जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा चला था तो उसके सहयोग के लिए एक अब्दुल मजीद उन्हें रास्ते में मिले थे। ये एक व्यापारी थे और ये इन्होंने वास्को डी गामा को इंडिया तक आने में सहयोग किया था। आगे चलते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दा अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाल यात्री या वायसराय बन करके भारत आया था। देखिएगा यहाँ से, अब पुर्तगाली पहुंचा था सबसे पहले वास्को डी गामा, लेकिन 1505 में 1498 में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और 1505 में फ्रांसीसी दा अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय बन करके आया था। कहाँ पर आया था? भारत में। यहाँ सवाल पूछेगा कि पुर्तगाली का पहला वायसराय कौन था इंडिया में? पुर्तगाली का पहला वायसराय इंडिया में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। ये 1505 में भारत आया था। 1509 में अल्फांसो दा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1505 में कौन बना था? सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। दूसरा है अल्फांसो दा अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली को वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। गौर कीजिएगा इस बात को कि अल्बुकर्क है जो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। कब? 1510 में। सवाल पूछेगा कि पुर्तगाली ने किस वर्ष गोवा या बीजापुर पर कब्जा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में। किससे जीतकर? तो ये जीता था आदिल शाह से। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? जो गौर से सुनिएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चिन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चिन में खोली थी। दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती संत होमे थी। दक्षिण पूर्व मध्य पर तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती संत होमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्लेनियस हाउटमैन है। तो यहाँ से पूछेगा कि कौन सा पुर्तगाली यात्री था, डच यात्री था जो भारत पहुंचा था? तो वो हो जाएगा हाउटमैन। वो हाउटमैन इंडिया में कब आया था? तो 1596 में। और सोचिए कि पुर्तगाल कब आए थे? लगभग में 1498 में, और ये 1596 में। यानी कि पुर्तगाल और डच के बीच में लगभग में 100 वर्ष आप कह सकते हैं। यहाँ 98 वर्ष हो रहा है, आप 100 वर्ष कह सकते हैं। भारत में पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था। इस कोई ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। दूसरा नंबर डच आए थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। उसके बाद याद रखिएगा कि पहला डच यात्री तो हाउटमैन था।
आगे चलते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1505 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो पूछता है कि डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था, तो इसका आंसर आपको एकदम याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम। दूसरा पूछेगा कि डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी, तो 1605 में। इतना ध्यान रखिएगा एकदम। आगे चलते हैं, डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी। डचों की पहला कोठी मसूलीपट्टनम और दूसरी हो जाएगी पुलिकट। डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम और दूसरी हो जाएगी पुलिकट स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ध्यान रखिएगा, डच ने कहाँ पे अपना स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसको लोग पैगोड़ा कहता था। पैगोड़ा उस सिक्का का नाम है, जैसे हम लोग कहते हैं भारत में रुपया, उसी तरीके से उस स्वर्ण सिक्के थे जो डचों ने इंडिया में ढाला, वो था पैगोड़ा। पैगोड़ा का ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना, यानी कि अपने हिस्सा का सबसे अच्छा स्थान जहाँ से वह शासक करना शुरू कर रहे थे, वहाँ को कौन सा जगह बनाया, तो पुलिकट को बनाया था। और यहाँ दूसरी फैक्ट्री थी पुलिकट में। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। सवाल एकदम इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी रखने के लिए किसने रखा, तो डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। एकदम VVVVVVVVI है, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको ध्यान रखिएगा कि पटना में डच द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री कब थी, तो 1632 में। ठीक है, अब आइए आगे है कि कोलचेल की लड़ाई। कोलचेल की लड़ाई, देखिए क्या है कोलचेल की लड़ाई में। इस लड़ाई में त्रावणकोर की राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 में एडमिरल यूस्टाचियस डी लियोन के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हराया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में हुई। ध्यान रखिएगा कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस वर्ष हुआ था, तो 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा के युद्ध में। तो यहाँ सवाल उठेगा कि डचों का अंत किस युद्ध के द्वारा हुआ, तो वेदरा युद्ध। वेदरा युद्ध कब हुआ था, तो 1759। ठीक है, ये बंगाल में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा, एक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको जब चार्टर एक्ट 1833 पढ़ने को मिलेगा, उसमें एक अधिकार को खत्म किया जाता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि एक अधिकार होता क्या है। एक अधिकार बेसिकली ये है कि मान लीजिए कि एक कंपनी स्थापित हुई इंग्लैंड में, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। स्थापित के वक्त में ही है, इस समय उनको जगह ऑर्डर मिल गया था कि आप व्यापार कर सकते हैं। ये डेट वो वाला है। तो एक इंग्लैंड की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूर्व में व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। देखिएगा, एक अधिकार पत्र वो होता है कि हम, यानी कि राजा, वहाँ के रानी जो है एलिजाबेथ प्रथम, वो अधिकार देता है कि आप सिर्फ आपकी ही कंपनी इंडिया में जाकर के एक मात्र यहाँ से कंपनी होगी जो वहाँ जाकर के व्यापार कर सकती है। इसी को कहा गया एक अधिकार पत्र। इसके अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड के कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। देखिए, जस्ट यहाँ बता चुका है ना कि यहाँ पे बेसिकली ये बात हो जाएगा कि राजा वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दी कि आप जाइए, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, बिजनेस कीजिए, आपके साथ इंग्लैंड से कोई आपके टक्कर में या फिर आपके कंपटीशन में मार्केट में वहाँ नहीं उतरेगा। तो वो अधिकार पत्र कब मिला था एलिजाबेथ द्वारा, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को। ठीक है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। सोचिए कि छोटा सा कंपनी नहीं था वो। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा चीज़ था। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा चीज़ था। आप इसको समझिए कि इसमें इसका जो पार्टनर थे वो लगभग 217 साझेदार थे। और
पहले गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। तो पूछते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंडिया का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो टॉम स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के 9 में एक आया है, एक 15 में आएगा। कि मुगल दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 में पहुंचा था। अब पूछेगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत बन करके जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे? तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत बन करके 1609 में मुगल सम्राट के जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन थी। पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारा बिना जहाज से तो आता नहीं होगा, लेकिन पूछता है सिर्फ प्रॉपर कि इंग्लैंड का जहाज कौन था। पुर्तगाल का नहीं पूछा, वास्को डी गामा के बारे में अभी नहीं बताया गया है, और फिर जो जितना भी पुर्तगाल डच लोग हैं उन लोग के जहाज के बारे में अभी तक नहीं पूछा। लेकिन पूछता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व सम्राट समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम को व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। अब सवाल यहाँ से उठता है कि इंडिया में अंग्रेजों द्वारा पहला स्थापित कोठी किस वर्ष थी? वर्ष ध्यान रखिएगा, 1611। ठीक है, यहाँ 1600 में इसको अधिकार पत्र मिल चुका था। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1600 में एक अधिकार पत्र दे चुका है वहाँ की रानी। अब यहाँ कोठी कब खुलता है? तो 1611 में। ठीक है, 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनाई। मछलीपट्टनम में ये अस्थायी रूप से था। आगे आप जब पढ़िएगा डीप किताब में तो उसमें लिखता है कि अस्थायी तरीके से था। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया। कौन सा? जहांगीर 1613 में एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दे दिया था। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में खोला, और दूसरा बार 1613 में अंग्रेजों ने व्यापार के कोठी खोलने के लिए कहाँ, किस एरिया में दे दिया था? सूरत में। ध्यान दीजिएगा, सूरत में कब खुली थी? सूरत में 1613 में खुला था। और इंडिया में कहाँ खुली थी पहली बार? मछलीपट्टनम में, तो 1611 में, 2 साल बाद सूरत में खुला था। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में देता है कि इनमें से किस जगह पे अस्थायी रूप से भारत का अंग्रेज का पहला फैक्ट्री था। ये भी रहेगा ऑप्शन में, मछलीपट्टनम भी रहेगा और सूरत भी रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पे सूरत लगाना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप बहुत लोग कहेगा कि 1611 में तो मछलीपट्टनम में खुल चुका था, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं था, वो अस्थायी रूप से था। यहाँ आकर के 1613 में अस्थायी रूप से यहाँ खुला। आगे पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन मुगल काल के सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता था, यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जा सकता था। इस चलते वहाँ मुगल ने उनको खोलने का इजाजत नहीं दिया था। कब? 1608 में। तब जाकर 1608 में जब नहीं खोल पाया सूरत में, तब जाकर वो मछलीपट्टनम यहाँ खोलते हैं। और मछलीपट्टनम के दौरान 2 साल बच चुका था इनके पास, और ये धीरे धीरे मुगल सम्राट को मनाने लगे, लालच देने लगे, और धीरे धीरे सूरत में 1613 में अपना पहला फैक्ट्री खोल चुके थे। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अभी जस्ट हम आपको बोल चुके थे कि एक 16 में आएगा, एक 15 में आएगा, कौन कौन सा आएगा आपको दिखा चुके हैं। पहले अभी देखिए जेम्स प्रथम के राजदूत बन करके हॉकिंस आए थे 1609 में। यहाँ हम ध्यान रखिएगा, दोनों कितना बार सवाल पूछा चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ये सवाल पूछाता है। कि सबसे पहले अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस था। दूसरा पूछता है कि 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कौन मुगल सम्राट में गया था? तो वो था टॉमस रो। इसको हम लोग टॉमस रो भी कह सकते हैं। टॉमस रो अपना राजदूत बन करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। कौन? टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो 1619 तक भारत रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम
से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गया। कुछ, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, कुछ, थोड़ा सा मतलब मात्रा वो टॉमस रोम इनसे प्राप्त करने में सफल हो जाता है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा, अभी जस्ट हम आपको पहले पैगोड़ा बता चुके थे कि उनके द्वारा पैसा था, किसके द्वारा, डचों द्वारा पैसा था, ठीक, गढ़ा पैसा था, 500 पैगोड़ा वार्षिक कर दे करके गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि गोलकुंडा का सुल्तान कब अंग्रेजों के लिए सुनहला फरमान जारी किया था, तो ये हो जाएगा 1632। ठीक है, यहाँ इतना ही याद रखिएगा, गोलकुंडा का सुल्तान कब सुनहला फरमान जारी किया था, 1632 में, जिसके अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक बिना कुछ बाधा के वो गोलकुंडा के बंदरगाह पर अपना व्यापार कर सकते थे। लेकिन इसके लिए अंग्रेज गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देता था, और पैगोड़ा सोना का सिक्का होता था। ठीक है, पैगोड़ा उस वक्त का सोना का सिक्का होता था। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, यानी कि बटाई पे, बिहार में लोग जानते हैं बटाई, या फिर क्या बोला जाता, भाड़ा पे, किराया पे कह सकते हैं, और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया। ठीक है, इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। तो फिर 2022 का रेलवे का सवाल था कि इंडिया का पहला अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला कौन सा है, तो यही था, कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। ठीक है, यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि 1639 में ये एक किला बना था, जिसको चंद्रगिरी के राजा फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर दिया था। इतना छोटी बात है, याद रखिएगा, इतना पढ़िएगा तो 3 सवाल निकलता है, और 3 सवाल को हो सके तो अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बर्गेन्जा, ठीक है, पुर्तगाली लड़की, पुर्तगाली है, एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दी। ध्यान दीजिएगा कि बम्बई प्रदान की, यानी कि अंग्रेज जिसमें आए थे तो वो अपने बेटा का ब्याह पुर्तगाली के रानी कैथरीन से कर दिया, और कैथरीन के जो घर के थे लोग, यानी कि अपना देश के लोग थे, उन्होंने अपने दामाद चार्ल्स द्वितीय को 1661 में मुंबई को अपने दामाद को दे दिए। अब ये दामाद उस मुंबई को करेगा क्या, अब ध्यान दीजिएगा, मुंबई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पैगोड़ा वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को मिला, चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज था, अब अंग्रेज वो अपना अंग्रेज को दे दिया कि लीजिए अब 10 पैगोड़ा हमको सालाना दीजिए, और हमको इसका कर देते रहिए, आप लोग इस पे बिजनेस कीजिए। ठीक है, 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिम तट पर मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई बना लिया। देखिएगा कितना अंग्रेज अपना फैलाव करते रहे, पूरा जब तक रहे तब तक अपना शासन को बरकरार रखे थे, कि 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई कर ली। पहला कहाँ खुला था भाई, आप ध्यान दीजिएगा कि पहला था मसूलीपट्टनम में, दूसरा सूरत में, तीसरा अपना केंद्र बना लिए वो बम्बई में। अब पूछता है कि बम्बई में अंग्रेजों ने अपना कब केंद्र बनाया था, तो 1687 में। अब यहाँ से पूछेगा कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस वर्ष हुआ था, 1661 में। यहाँ से पूछेगा कि चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजों को बम्बई 10 पाउंड के वार्षिक दर पर कब दे दिया था भाड़ा पे मुंबई को, तो दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में। आगे आते हैं, गेराल्ड अंगियार ने बम्बई शहर का स्थापना किया था। बस यहाँ से यही चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताता है, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी।
पूछता है कि बंगाल के कौन सा नवाब था जो अंग्रेजों को सबसे पहले व्यापार करने की छूट दिया था 1651 में, तो शाह शुजा। ठीक है, इस अनुमति को निशान कहते थे। पूछतेगा कि निशान किसके द्वारा जारी किया गया था, निशान किसके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, निशान किसके द्वारा जारी किया गया था, तो शाह शुजा के लिए। ठीक है, यहाँ से एक सवाल हो गया। अब पूछेगा निशान किस वर्ष जारी हुआ था, 1651 में। पूछेगा निशान किसके लिए था, तो शाह शुजा द्वारा अंग्रेजों के लिए था। ठीक है, शाह शुजा द्वारा अंग्रेजों के लिए, शाह शुजा द्वारा अंग्रेजों के लिए। तो जितना हो सके आप इसको गौर से सुनिएगा, हम चाहेंगे कि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, निशान अंग्रेजों के लिए शाह शुजा ने एक फरमान, समझ लीजिए, वो एक छूट दे दिया था। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव 1698 में। पहला था सूतानुती, इंपोर्टेंट नाम है। दूसरा है कालीकट, इंपोर्टेंट नाम है। और तीसरा है गोविंदपुर। तीनों नाम याद रखिएगा। 1698 में सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर बन गया। ठीक है, पूछेगा कि कलकत्ता निर्माण के लिए कितने गांव का निर्माण लिया गया था, तो यही है आपका सुनातनी, सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर। ये 3 गांव से मिल करके आज कलकत्ता हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में। कालांतर में यही गांव बन चुके थे। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम प्रथम, कोई बड़ी बात नहीं है। कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखा था। सवाल है कि कलकत्ता की नींव किसने रखा या फिर कलकत्ता को किसने स्थापित किया, तो चारनॉक याद रखिएगा। यहाँ पर से सवाल छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देते हैं। अब सोचिएगा दरोगा में पूछ दे, बहुत कम मात्रा में चांस है। अब मैं भविष्यवाणी ही कर सकता हूँ, मैं तो वहाँ लिख के नहीं दे रहा हूँ। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने बालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पादुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। देखिए गौर कीजिएगा, 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकी मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पादुचेरी नाम की गांव को प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी नाम चल गया। पूछेगा कि पांडिचेरी का पुराना नाम क्या था, तो पादुचेरी। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये एक बार पढ़ने से भी याद ही हो सकता है। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में आते हैं अब, कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 यानी दूसरा रहा है। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर के यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप 1748 में हुई एक्स-ला-शापेल के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। यहाँ तक आपको ज़्यादा, हम जितना पढ़ रहे उतना सुन लीजिए, हम इसको समझा देंगे इत्मीनान से। इस संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का विवाद आप सही सहमति से सुलझ गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए कि 1746-48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। ठीक है, इसका मुख्य कारण होने का क्या था, तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य संघर्ष हो रहा था। इसके कारण से इंडिया में भी ये संघर्ष स्टार्ट हो चुका था।
इस संघर्ष के कारण भारत में दोनों कंपनी को शत्रुओं चल कोई बड़ी बात नहीं है। आगे ये कि पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1748 में किस संधि द्वारा एक्स-ला-शापेल की संधि। बस यहाँ से इतना ही याद रखिएगा। अभी आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। अब आइएगा सर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 और 1754 के बीच चला था। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार विवाद था। यहाँ से याद रखिएगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला, तो 49 से 54 तक। इसका कारण क्या था, तो हैदराबाद के उत्तराधिकार का विवाद था। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरगंज और कर्नाटक में चंदा साहब के साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों ने नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग किया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद के कर्नाटक में चल रहे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में डुप्ले यानी फ्रांसीसी डुप्ले ने मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया और अंग्रेज ने नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग किया था। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग और भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद था। ये दोनों दो पक्ष हैं। इंडिया में ये दोनों पक्ष लड़ रहे थे, लेकिन इसमें रोटी कौन सेक रहा था, अंग्रेज और वो क्या बोला जाता है, पुर्तगाल वगैरह जो थे कर्नाटक में। ठीक है, आगे आते हैं कि 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन चुका है। यहाँ से कोई ज्यादा सवाल अब तक हम देखे नहीं हैं, सच बता रहे हैं। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ भारत मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध में भाग लेकर तिरुचानुपल्ली में शरण ली। फ्रांसीसी ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली एवं दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहे। उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर राजधानी किया। कोई ज्यादा यहाँ से याद नहीं करना। अभी आप जितना हो सके अच्छा इंपोर्टेंट चीज पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार का प्रभावित था, बता चुके हैं आपको हम। 1748 में एक्स-ला-शापेल के संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ये चीज जितना ऊपर पढ़े उससे अच्छा है कि इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 चला। बस इतना ही याद रखिएगा। आगे है कि 1752 में ऑस्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तिरुचनापल्ली के बीच लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोड़ाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन गया। कोई बात नहीं है, ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे चलिएगा। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1707 में अंग्रेजी सेना सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार हुई थी। यहाँ से सवाल उठेगा 1760 में आयरकुट के साथ वांडीवास युद्ध हुए थे। वांडीवास की युद्ध कब हुई थी, तो 1760 में। किसके बीच, अंग्रेजी सेना आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हार हुई। ठीक है, आगे आइएगा तो फ्रांसीसी का जब डीप पढ़िएगा ना, तो फ्रांसीसी का उस समय नेतृत्व लाली नामक उनका सेना कर रहा था। जैसे वांडीवास के युद्ध में आयरकुट कर रहा था ना अंग्रेज का सेना, तीसरी तरीके से फ्रांसीसियों का सेना का नेतृत्व था लाली का। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। बस यहाँ से याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से किस वर्ष छीना, तो 1761 में। एक बात हम आपसे पूछते हैं कि 1661 में क्या हुआ था, आपको याद है? अभी जस्ट मैं पढ़ा के निकला हूँ। 100 साल के बाद पीछे जाइएगा तो कुछ हुआ था। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि 1661 में कैथरीन और जॉन प्रथम का विवाह हुआ था, द्वितीय का। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा
अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत में आज़ादी के बाद कोई बात ध्यान नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा कि 1763 में पेरिस की संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत में आज़ादी के तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। देखिए, फ्रांसीसी के कब्जे में बहुत दिन तक रहा था। हम लोग आज़ाद हो चुके थे, इंडिया में फ्रांसीसी था। उन लोग को जाने, फिर जब उन लोग चला गया तो कुछ कुछ जैसे गोवा था, पादुचेरी था, अंडमान निकोबार था, इन सबको हम लोग इंडिया में मिलाए हैं। अब हम ऐसा काम करते हैं कि अगला बार ये ला सिलेबस स्टार्ट करें, बंगाल पर अंग्रेजी स्थापित, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए और ध्यान दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम अपने ज़बान, जितने अपने भाषा को छोटा, स्मॉल, जितना आपको समझने लायक, उस तरीके से अगर हम पढ़ा पा रहे हैं तो एक कमेंट और एक प्लीज़ एक लाइक चाहिए आपका। थैंक यू, फिर मिलते हैं।